दूसरा आता है इक्विटी और लायबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसे हम इक्विटी में रखते हैं वो सब ऑनर्स के पैसे हैं। लायबिलिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? लायबिलिटी का मकसद वो है, वो अमाउंट जो कि कंपनी ने वापस देना है। तो डेफिनेशन ऑफ डेट या लायबिलिटी में देयर शुड बी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आपने किसी भी इन्वेस्टर से, बैंक से, स्टेक होल्डर से पैसा लिया है और वो पैसा आपने कभी भी जाके वापस तो करना ही करना है, भले 10 साल के बाद हो, भले 15 साल के बाद हो, लेकिन वापस करना है, तो उन पैसों को हम लायबिलिटी मानेंगे। और अगर वो पैसे हमने वापस करने ही नहीं है, दैट मींस इररिडीमेबल है, तो उन पैसों को हम इक्विटी में डालेंगे। दिस डजंट मीन कि वो पैसे देने वाले मालिक है। मालिक कौन? जिसके पास वोटिंग पावर है। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वी आर नॉट लायबल टू गिव देम देयर अमाउंट बैक। तो अगर मैंने 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं, तो ये 5 करोड़ रुपए क्या मेरे लिए वापस वाजिबुल अदा है? वापस देने हैं मैंने वापस तो नहीं देने, तो वो लायबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, हम उसको इक्विटी में डालेंगे। बट इक्विटी में डालने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो मेरे ऑनर्स। इक्विटी की डेफिनेशन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, जहां एसेट्स की डेफिनेशन बताई जाती है, लायबिलिटी की डेफिनेशन आती है, इनकम की डेफिनेशन आती है, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन आती है, वहां इक्विटी की भी डेफिनेशन है। इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट मतलब रिमेनिंग, रेजिडुअल मतलब जो बच जाए, जो रिमेनिंग हो, इन एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। कि किसी भी कंपनी के सारे एसेट्स बिकवा के उसमें से पहले लायबिलिटीज पे की जाएंगी, और लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो रेजिडुअल बच जाए, जो रिमेनिंग बच जाए, उसको क्या कहा जाएगा? इक्विटी। सो डोंट कंफ्यूज इक्विटी विद ओनरशिप। इररिडीमेबल में अब दो चीजें आ गई, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों इक्विटी में आएंगे, लेकिन इन दोनों में से वोटिंग पावर सिर्फ किसके पास है? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनको रीड करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड करने का मकसद समझ में तो आए कि ये कह क्या रही हैं, ये कहना क्या चाह रही हैं। जिस तरह कोई इडियम हम पढ़ते हैं या कोई प्रोवर्ब पढ़ते हैं, तो सिर्फ उसका वो जुमला पढ़ लेना कि किसी ने ये कहा या किसी ने ये शेर कहा, लेकिन हम कहते हैं कि इस शेर में शायर कहना क्या चाहता है। जब तक आप उसका मफहूम नहीं ले पाते, जब तक आप उसको डीप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब तक वो शेर आपके लिए महज एक लाइन है। वो एक डीप थॉट, प्रोवर्ब आपके लिए महज एक जुमला है। लेकिन जब उसको उसकी गहराई नापी जाएगी, सब समझा जाएगा कि क्या कहना चाहता है, तो एनलाइटमेंट होती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये कहना क्या चाहता है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। अभी मैं डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहा नहीं हूं, मैं सिर्फ इस टॉपिक का फिलहाल इंट्रो दे रहा हूं और मैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। वेरिएंसेस आपने पढ़े? वेरिएंसेस, उसमें क्या होता है? लेट्स से एक वेरिएंस है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए हैं, उनको बनाने में कितने किलोग्राम्स रॉ मटेरियल लगना चाहिए था और कितने केजीज रॉ मटेरियल। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस वेरिएंस, कि जो एक्चुअल केजीज खरीदे गए हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने में आने चाहिए थे और कितने में आए हैं। प्राइस वेरिएंस फेवरेबल
कब होता है? जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले में सस्ती होती है, कम होती है। सो अगर वी हैड प्लान्ड कि 1 किलोग्राम $7 में खरीदा जाएगा एंड वी हैव एक्चुअली बॉट 25,000 kilograms. So 25,000 kilograms multiplied by 7 को हम कहेंगे this should have cost 175,000 but were actually purchased for 168,000. तो कहते हैं कि एक 75 का खर्चा आना चाहिए था लेकिन आया है 168 का। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए, परचेजिंग मैनेजर के लिए तालियां बजाई जाएंगी कि वाह तूने 7,000 रुपए बचा लिए, क्योंकि ये 7,000 का वेरिएंस फेवरेबल है कि एडवर्स? लेकिन क्या हर फेवरेबल वेरिएंस अच्छा होता है? सो इट्स नॉट अबाउट हाउ इट लुक्स, इट्स अबाउट व्हाट इट मीन्स। कैसे पता चलता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है, मुनासिब है या ना मुनासिब है? उसका सबसे बुनियादी तरीका, एक बचपन में ना रिडल दी जाती थी स्कूल के अंदर, बड़ी कॉमनली कोटेड है कि किसी बच्चे ने आपके बराबर में ना या आपके रजिस्टर पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो आपको कहता है कि इस लाइन को किसी भी चीज से टच नहीं करना है, लेकिन इसको छोटा करके दिखाना है, इसको मिटाना नहीं है, इसको पेन नहीं घुमानी इसके ऊपर, इसको आपने छूना भी नहीं, इस लाइन को कुछ भी नहीं करना है, लेकिन छोटा करके दिखाना है। यस, हम इसको कुछ नहीं करते थे, लेकिन इसके बराबर में एक और लाइन ड्रॉ करते थे जो कि इसके मुकाबले में बड़ी लाइन होती थी। अब ये लाइन उसके मुकाबले में छोटी है। दिस इज व्हाट इंटरप्रिटेशन मीन, कि अगर मैं आपको कहूं कि ये शर्ट मैंने रॉयल टैक्स से खरीदी है और 7,500 रुपए की है, सही है? अगर यू नो कि शर्ट पोलो है, फैब्रिक कौन सा है, ब्रांड किस लेवल का है, और यूजुअली शर्ट्स किस रेंज में मिलती हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ बात कर सकते हो। लेकिन इफ यू नो नथिंग अबाउट शर्ट्स, सही होगी, आपका रिमार्क कोई हैसियत नहीं रखेगा। तो अगर आपको कहूं कि मैंने होंडा सिविक 2015 रीबर्थ शेप 32 लाख रुपीस में बेचा है स्क्रैचलेस कंडीशन में, सही बेच दी? सही होगी सर? व्हाई कांट यू कमेंट? बिकॉज सर गाड़ियों का हमें पता नहीं है। लेकिन अगर कोई शोरूम वाला होता या रेगुलरली गाड़ियों में डील करने वाला होता, अभी आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात अगर कर दूं तो शायद आप कुछ टेक्निकल सवाल मुझसे करने लगे कि जेवी है कि नहीं है, पीटी अप्रूव्ड है कि नहीं है। और अगर मैं आपको वो एड्रेस करूं कि हाँ बॉक्स के साथ मिली है और इस कंडीशन में मिला है, पीटी अप्रूव्ड है, फिर आप कह सकते हैं कि फिर 4 साल तो सर सही मिल गया, यूज्ड है कि बॉक्स पैक है। जिन चीजों के बारे में आपको कंपैरिजंस पता होंगी ना, यार्डस्टिक्स पता होंगी ना, उस पर आप बात कर सकते हो। जिन चीजों के आपको यार्डस्टिक्स ही नहीं पता, कंपैरेटिव्स ही नहीं पता, कंपैरिजंस ही नहीं पता, आप उस पर बात कैसे कर सकते हो? तो अगर ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं फास्टिंग में, मेरी ब्लड शुगर अगर 195 आती है, इज इट ओके? क्यों? बिकॉज यू नो कि रेंज 120 के करीब करीब होनी चाहिए। यूं अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आपको बताओ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो आपको पता है कि 80 और 120 की रेंज इज गुड, लेकिन अगर आपका अपर सिस्टोलिक 155 आ रहा है तो दिस इज हाई, या अगर 35-40 पे आ रहा है दिस इज टू लो। यू नो द बेंचमार्क्स कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, बीएमआई होता है ना, तो अगर यस बॉडी मास इंडेक्स है। सो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी एज ये है और मेरी हाइट इतनी है और मेरा वेट
अगर 98 kgs है तो आप कैसे, दिस इज टू हाई सर, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। एंड अगर मैं कहूं कि मेरा वेट 65 है, तो खाया पिया करें। द रीजन इज कि वी हैव गॉट सम बेंचमार्क्स कि अगर इस पैरामीटर पे आ रही है रीडिंग्स तो ठीक है, इससे ज्यादा भी अच्छी नहीं है, इससे कम भी अच्छी नहीं है। योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में कुछ नहीं बता सकती है, कंपैरिजंस बताएंगे कि सही है कि नहीं है। लिहाजा हम चलेंगे रेशोज की तरफ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं घुस रहा हूं, बल्कि मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं अपने टॉपिक का। हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट, अगर लास्ट ईयर एंड पे हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस 8 लाख रुपए था, लास्ट ईयर एंड पे हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस 8 लाख रुपए था, और अभी जब मैंने क्लोजिंग की है तो इस ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस माशाल्लाह से 90 लाख रुपए है। कैसा गुजरा 2025? शुरू कहां से किया था? 8 लाख से, और खत्म कहां पे किया है? 90 लाख पे, 9 मिलियन पे। साल कैसा गुजरा? बहुत आला। फिर करेक्ट। सो जस्ट लुकिंग एट द बैलेंसेस कि ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना था, इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये मुझे कुछ नहीं बता सकता। जब इसकी गहराइयां नापी जाएंगी, जब इसके डायनामिक्स देखे जाएंगे, जब फर्दर इंफॉर्मेशन मेरे सामने आएगी, जब बेंचमार्क्स मेरे सामने आएंगे, रीजंस आप मुझे बताओगे, तो अगर प्राइस वेरिएंस आने की वजह चीप क्वालिटी मटेरियल है तो बाजाहिर तो फेवरेबल है, लेकिन यूजेज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, लेबर एफिशिएंसी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। दिस विल हैव द नॉक ऑन इफेक्ट। इन्हें तो लेने के देने पड़ गए, बचाना था तूने तो नुकसान करवा दिया। तो 8 लाख से 90 लाख रुपए का सफर तय कैसे किया है यह देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ सफर को देख के हम नहीं बता सकते कि सही था कि नहीं था, इसको हम कहते हैं इंटरप्रेट करना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यह देखना नहीं है कि पैसा था कितना, अब कितना है, बल्कि यह देखना है कि पैसा आया कहां से, गया कहां। इसको डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो कि हमें रिक्वायर करता है कि आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यह मालूम करना कि पैसा आया कहां से है और कितना आया है, और लगाया कहां गया है और कितना लगाया गया है। ऐसे में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में 3 सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। पहला इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट डज ऑपरेशंस मीन? डे टू डे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस बिजनेस की डे टू डे या फिर यूजुअल एक्टिविटीज।
जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी ओ लेवल्स की एडमिशन अभी स्टार्ट हो गई हैं। जी वो हो गई स्टार्ट। अब उसमें एडमिशन्स नहीं है, वो समर कैंप की एक्टिविटीज थी। हाँ, उसके एडमिशन्स क्लोज हो गए, अब ओ लेवल्स के एडमिशन्स ओपन है। हाँ हाँ, अगस्त से स्टार्ट होंगे बिल्कुल। आज 7 बजे तक खुला हुआ है। सही है ना? आपके उसके किया क्या हुआ है? 30,000 एडमिशन है और 15,000 रुपीज पर मंथ। वैसे ओ लेवल्स 3 साल का होता है, लेकिन हम 2 साल में कंप्लीट करवाते हैं। हाँ, तो आपको मैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेन करने की वीडियो शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ओके, डे टू डे एक्टिविटीज। ये यूजुअल एक्टिविटीज। तो अगर एक बिजनेस ने अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया, इज इट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एम्प्लॉइज को सैलरीज पे कर दी, यूजुअल। सप्लायर को पेमेंट कर दी, इट्स यूजुअल। तो वो चीजें जो रिपीट होती हैं डे टू डे से, हमारा लिटरली मकसद डे टू डे नहीं होता, बट इट्स यूजुअल, इट्स कॉमन होता है। सो दिस इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। लेकिन अगर बिजनेस ने अपना प्लांट बेच दिया, तो इज इट समथिंग बिजनेस यूजुअली डज? नो। पहला पॉइंट आ गया कि अगर बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से पैसा जनरेट कर रहा है, इज इट गुड और बैड? अगर बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटी से पैसा जनरेट कर रहा है, यानी जितनी कस्टमर से कलेक्शन की जा रही है और माइनस जितनी सप्लायर को, एम्प्लॉइज को, रेंटल्स को, यूटिलिटीज को पेमेंट की जा रही है, उसमें रिसीट ज्यादा है, पेमेंट्स कम है। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन अगर एक बिजनेस की यूजुअल पेमेंट ज्यादा है और कलेक्शंस कम है, लेट्स से आप हुकूमत पाकिस्तान को देख लें कि 1948 से लेकर हमने जितने भी बजट्स बनाए हैं, खसारे वाले बजट्स। तिजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि जितना 12 महीने के अंदर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और माइनस जितना स्पेंडिंग की जाएगी, तो टैक्स कलेक्शन यानी आमदन, इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो ये खसारा पूरा कहां से किया जाएगा? लोन्स। फिर हम लोन्स लेते हैं, लेकिन लोन कब तक लेंगे? वापस भी तो करना है। अब लोन लिया तो उसके ऊपर डेट सर्विसिंग यानी इंटरेस्ट पेमेंट भी गले में पड़ जाएगी, वो भी देनी है। तो जब तक एक बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता, यानी जनरेट ज्यादा करे और पे कम करे, तब तक वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। सो वी नीड टू ऑब्जर्व कि अगर आप 8 लाख रुपए से आपने साल शुरू किया था और 90 लाख रुपए पे आपने क्लोज किया है, इसमें से कितना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया? अगर हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने इस साल 1,60,00,000 रुपए जनरेट किए, अब दाद दे दूं कि अभी भी सोचूं? अब दाद दे दें कि ये कमाल कर दिया, बहुत जबरदस्त। बिकॉज ऑपरेशंस से पैसा आना अच्छी बात है। और अगर ऑपरेशन ही डेफिसिट में है, खसारे में है, डेफिसिट माइनस में जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं हो सकता। और दूसरा रास्ता होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इन्वेस्टिंग में वी आर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग में वी आर द इन्वेस्टर्स। अब हम अगर कोई नॉन करंट एसेट्स में पैसे लगाएं या वहां से पैसे विड्रॉ करें या उनके ऊपर कोई रिटर्न कमाएं, ये तीनों दरवाजे इन्वेस्टिंग में काउंट होते हैं। लेट्स से हमने अगर कोई डेवलपमेंट खर्चा कर दिया, कोई इंटेंजिबल एसेट खरीद दिया, कोई सॉफ्टवेयर खरीद दिया, कोई प्लांट, कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई फिक्सचर, कोई फर्नीचर, कोई मोटर व्हीकल खरीद दी, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद दिए, कोई सब्सिडरी को टेक ओवर कर लिया, तो हमारा पैसा हमारे पास आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। जब आप प्लांट खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, जब आप सब्सिडरी खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, लाइसेंस परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। लेकिन यह पैसा जाना बुरी बात है? यह पैसा जाना बुरी बात नहीं है, बिकॉज आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, कोई एसेट ही बना रहे हैं ना। हाँ, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट होता, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जा रहा है तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद दिए, इन्वेस्टमेंट हो गई। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद दिए, इन्वेस्टमेंट हो गई। किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा दिए, इन्वेस्टमेंट हो गई। कोई प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीद दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई। कोई इंटेंजिबल एसेट खरीद दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई। और अगर हमने इनको बेचा, अपनी प्रॉपर्टी थी, सेल कर दी, पैसे आ गए, ये पैसा आना अच्छी बात है। गवर्नमेंट पीआईए को प्राइवेटाइज करवा रही है, पीटीसीएल को प्राइवेटाइज करवा चुकी, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने में तुली है, यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे को भी अगर प्राइवेटाइज कर दे, मोटरवेज को भी अगर प्राइवेटाइज कर दे, यानी प्राइवेट कंपनीज को कहे कि ये मोटरवे हमसे खरीद लो, हमें लमसम में पैसे दे दो, जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है तुम रख लेना, हमें लमसम में पैसे दे दो, फिर सारे जहाज तुम्हारे, चलाओ पीआईए, जितना भी प्रॉफिट हो तुम रख लेना, चलाओ सारा रेलवे, हमें लमसम में पैसे दे दो, फिर रेलवे टिकट्स चला के जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो तुम रख लेना। तो गवर्नमेंट अगर अपने असासे से, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच रही है, यहां से भी पैसा आ रहा है, लेकिन अच्छी बात, तो घर के बर्तन बेच के घर चला रहे हो, कभी फ्रिज बेच दिया, कभी एसी बेच दिया, कभी टीवी बेच दिया, ऐसा तो सारा गवर्नमेंट का खजाना खाली हो जाएगा। बज़ाहिर तो पैसे आ रहे हैं, तो अगर पीआईए की रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, वो भी बेच के वहां से भी पैसे आ जाएंगे। यू एक एक करके जो जो गवर्नमेंट की बिलोंगिंग्स हैं वो सब बेच दो। हाँ, ये बात वैसे ठीक है कि अगर जो चीज आपसे नहीं चल रही है तो नुकसान में चलाने से बेहतर है कि बेच ही दो। अगर पीआईए से ना आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना कस्टमर खुश है तो बेहतर है बेच दो। लेकिन किसी इदारे को अगर आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ला सकते हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, किसी नॉन करंट एसेट में पैसे इन्वेस्ट करना या किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करना, ये दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है। या अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, वहां से इंटरेस्ट आया, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वहां से डिविडेंड आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एसेट्स को खरीदना, उनको बेचना या उनके ऊपर कोई रिटर्न जनरेट करना, कोई डिविडेंड जनरेट करना, कोई रेंट कमा लेना, कोई इंटरेस्ट कमा लेना, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो होना अच्छी बात है, बुरी बात है? आउटफ्लो होने का मकसद क्या है? कि हमने नए एसेट्स खरीदे हैं, बाय किए हैं, और
न्यू एसेट्स खरीदना मतलब बिजनेस का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, विच इज गुड। और अगर यहां से पैसा जनरेट किया जा रहा है तो दिस इज क्वेश्चनेबल, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं हो सकता कि अगर आप अपने प्लांट्स, मशीन, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, लाइसेंसेस, सॉफ्टवेयर सब बेच रहे हो, बजाहिर तो पैसा आ रहा है लेकिन ये पैसा ज्यादा अरसे तक नहीं आ सकता। तो इन्वेस्टिंग में डिस्पोजल्स और एक्विजिशंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जैसा कि मैंने कहा कि साल शुरू तो 8 लाख से किया था, खत्म 90 लाख रुपए पे किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1 करोड़ 60 लाख आए थे, लेकिन उसमें से 1 करोड़ रुपया मैंने एक प्रॉपर्टी पे लगा दिया, एक मशीन खरीद दी, एक प्लांट खरीद दिया। तो बजाहिर तो 1 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ, लेकिन ये आउटफ्लो बुरी बात नहीं है। तीसरा, कैश फ्लो का रास्ता होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में हम इन्वेस्टी बन जाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या थे? इन्वेस्टर्स। तो हम पैसा लगा रहे थे या पैसा निकाल रहे थे? पैसा हमारा है। इन्वेस्टी यानी कोई और आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपना पैसा वापस लेके जा रहे हैं, या उस पर रिटर्न कमा के जा रहे हैं। जब पैसा हमारा होता है तो वो एसेट साइड पे आता है, जब पैसा किसी और का होता है तो इक्विटी और लायबिलिटीज के साइड पे आता है। तो इसकी मूवमेंट्स आपको नॉन करंट एसेट से पता नहीं चलेंगी, इसकी मूवमेंट आपको पता चलेगी इक्विटी और लायबिलिटी की मूवमेंट्स। तो अगर इस साल हमने कोई न्यू शेयर इशू कर दिए, उससे पैसा आ गया। पैसे किसके? हमारे कि इन्वेस्टर्स के? इन्वेस्टर्स के। वी आर इन्वेस्टी, लिहाजा नॉन न्यू इशू, शेयर इशू करने से जो पैसा आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कोई प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, वहां से पैसा आ गया। कोई लोन नोट इशू कर दिए, कोई बॉन्ड इशू कर दिए, वहां से पैसा आ गया। तो इक्विटी और लायबिलिटी को इंक्रीज करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर हमने बॉन्ड्स रिडीम कर दिए, बैंक लोन रीपे कर दिया, रिडीमेबल प्रेफरेंस को रिडीम कर दिया, हमने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर इन पे इनको रिटर्न दिया, अगर इस साल आपने डिविडेंड्स अनाउंस किए और डिविडेंड्स पे किए हैं, तो ये शेयर होल्डर्स को शेयर्स के ऊपर रिटर्न दिया हमने, ये भी कहां शो किया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस इस बात का ध्यान रहे कि हम इसमें इन्वेस्टी हैं और ये दिखाई जाएंगी मूवमेंट्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सिर्फ एक कंफ्यूजन है इसमें, इंटरेस्ट पेमेंट, बैंक से लोन लिया है, कोई डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, कोई बॉन्ड इश्यू किए हैं, उस पे हमने इंटरेस्ट पे किया। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? ऑपरेटिंग में कि फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में। जैसा कि हमने कहा कि इन्वेस्टर्स से पैसा लेना, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस करना, या इन्वेस्टर्स को उनके पैसों पे रिटर्न पे करना, ये सब कहां पे शो होंगे? फाइनेंसिंग में। तो उसूलन इंटरेस्ट कहां दिखना चाहिए? फाइनेंसिंग में। लेकिन बिजनेसेस के लिए इंटरेस्ट पे करना कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है? नो। बिजनेसेस इंटरेस्ट
रेगुलरली पे करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली पे करते रहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी जस्ट सेड कि वो एक्टिविटीज जो यूजुअल हैं, जो डे टू डे हैं, जो नॉर्मल हैं, जो रेगुलर हैं, वो किस में आनी चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इंटरेस्ट लॉजिकली दोनों जगहों पे फॉल कर रहा है। अब बात आती है प्रैक्टिस की, कि लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए अगर मैं किसी एक कंपनी के कैश फ्लो को किसी दूसरी कंपनी के कैश फ्लो से कंपेयर करता हूं तो हम दोनों की प्रैक्टिस सेम होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये होती है कि इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखा जाएगा। हाँ, इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। अगर हम IAS 7 को पकड़े तो हम दोनों जगहों पे इससे खुश नहीं होंगे कि अगर IAS 7 इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डाले तो हम उसको कहेंगे कि इंटरेस्ट पे करना कोई नई बात है क्या? बिजनेस तो मंथली बेसिस पे करता रहता है, क्वार्टरली बेसिस पे करता रहता है, हर साल पे करता रहता है। तो IAS 7 कहेगा हाँ बात सही करो, एक काम करते हो उसको ऑपरेटिंग में डाल देता हूं, मैं फिर उसको पकड़ लूंगा कि इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देना तो फाइनेंसिंग है ना। तुम सही कह रहे हो, लेकिन किसी एक जगह पे तो रखने दो ना। तो हम देखेंगे कि जितनी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं वो प्रैक्टिस क्या करती हैं। तो उनकी प्रैक्टिस ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखा जाता है। हेंस हम अपने क्वेश्चंस के अंदर भी इंटरेस्ट को कहां से माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। है ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, दोनों जगहों पे क्लासिफाई करना जस्टिफाइबल है। ऑपरेटिंग में तो जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझे दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं। मैं इसको ऑपरेटिंग में डालूंगा तो आप इस बात पे बहस करेंगे क्यों फाइनेंसिंग नहीं है। मैं फाइनेंसिंग में रखूंगा तो अब नहीं, कौन सी नई बात है, इंटरेस्ट तो रेगुलरली पे होता है। तो वीटो पावर मेरे पास है कि मैं डिसीजन क्या देता। तो IAS 7 और इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखा जाता है। इसका हरगिज मकसद ये नहीं लेना कि ये फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं है फाइनेंसिंग कॉस्ट, लेकिन हम सेटल कर रहे हैं प्रैक्टिस पे। सो एट लार्ज ग्लोबली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी तो तकरीबन तमाम कंपनीज इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगी, so that operating activities of one business are like with like comparable with another. ये प्रैक्टिस है। इंटरेस्ट रिसीव आप किस सूरत में करते हो? इन्वेस्टी के केस में कि इन्वेस्टर के केस में? इन्वेस्टर के केस में। तो ये हमेशा किस में जाएगा? इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि बिजनेसेस के पास जब जब सरप्लस होता है सिर्फ तब तब वो कहीं इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। वी आर नॉट अ बैंक, सो वी नो दिस वेल कि अगर मैं बैंक से लोन लेके बैंक में ही रखवा दूं तो क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं? इम्पॉसिबल। बैंक ये काम कर सकता है कि वो लोगों से पैसे लेगा काइबोर माइनस पे और सामने लीजेस पे देगा काइबोर प्लस पे। तो बैंक का तो काम ही है, लेकिन आई एम नॉट एन इंटरमीडिएरी। तो मेरे लिए, हमारी कंपनीज के लिए, FMCG के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, रिटेलर्स के लिए इट इज इम्पॉसिबल कि वो लोन लेके बैंक में पैसे रखवा दे, बॉन्ड्स में रखवा दे, उनको नुकसान होगा। आपने लोन इस इंटेंशन से लिया है कि हम मार्जिन्स कमाते हैं। तो अगर आपने 15% पे लोन लिया और आपने सिंपल चिप्स और बिस्किट्स डिलीवर करना शुरू कर दिए या कैंटीन पे सेल करना शुरू कर दिए, सिंपल, उस पे आपको मार्जिन होता है। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के आगे बेचते हैं तो यूजुअली उस पे 10 to 15% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। यूजुअली 10 to 15% का मार्जिन होता है। और अगर आप लाख रुपए का लोन लेके एक महीने में लाख रुपए की सेल्स कर देती हैं तो बैंक आपसे लाख रुपए पे 15% पूरे साल में ले रहा है और आप उस लाख रुपए पे 15% एक महीने में कमा रहे हो। बाकी 11 महीने आपका प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट कवर आपका 12 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं एक जगह से लोन लेके आगे इन लोन पे ही इन्वेस्ट कर दूं तो मैं इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता कि बैंक को इंटरेस्ट दे सकूं।
हेंस इंटरेस्ट कमाना एज ए यूनिवर्सल प्रैक्टिस इट इज नॉट ऑपरेटिंग। हाँ, इंटरेस्ट पे करना, क्योंकि बिजनेसेस गेयर्ड तो होते हैं। कौन सा बिजनेस होता है जिसके ऊपर लायबिलिटीज नहीं होती? सब क्या होती हैं। लेकिन अगर क्या कौन सा बिजनेस होता है जो बॉन्ड्स नहीं खरीदता? सर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और बैंक में पैसा रखवाने से इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता जितना कि उनको अपनी इन्वेंट्री में पैसा लगाने से पैसा मिलता है। तो अगर हमारा जीपी मार्जिन 25% है, दैट मींस कि एक आइटम अगर मैं 100 रुपए का खरीद रहा हूं और उसको 125 रुपए का बेच रहा हूं, तो 25% मार्कअप है। और अगर ये टर्नओवर में 15 दिन में निकाल दूं, तो यानी ये 25% में एक 15 दिन में कमा रहा हूं, तो मुझे क्या पड़ी, मैं बैंक में पैसा रखवाऊंगा। गॉट दिस? तो इंटरेस्ट मिलना इज नॉट समथिंग यूजुअल फॉर ऑल बिजनेसेस, बट इंटरेस्ट पे करना इज यूजुअल फॉर ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस। दो मेथड्स से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इज इट्स वेरी सिंपल। सोचो आपने रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टी अकाउंट बनाया। यू ऑब्जर्व के ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने थे, क्रेडिट सेल्स कितनी हुई, बैड डेट्स कितने हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, डिस्काउंट अलाउड कितनों का है, सीडी बैलेंस कितना है, डिफरेंस आपने निकाल लिया कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। तो इस पूरे साल में आपने अपने कस्टमर से कितने कैश कलेक्ट किया वो आपने उठा के यहां रख दिया। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, ओपनिंग पेएबल्स कितने थे, क्रेडिट परचेसेस कितनी की, कैश डिस्काउंट कितना मिला, कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ, सीडी बैलेंस कितना है, एंड कैश पेड टू सप्लायर्स, सीधा अमाउंट। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाएगी यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का तरीका अलग होगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। थोड़ा ध्यान से, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज डिट्टो सेम, यानी पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्ट मेथड से बनाया गया कि इनडायरेक्ट मेथड से बनाया गया। फर्क सिर्फ किस में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड आर सेम। तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाई जाएंगी, सो लेट्स से आपने रख दिया कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, कि इस साल आपको ये अमाउंट कस्टमर की जानिब से मिला, माइनस पेमेंट टू सप्लायर्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने पेमेंट की होगी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल को। उसके बाद आपने रखी पेमेंट टू डायरेक्ट लेबर, पेमेंट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट यानी एडमिन एंड सेलिंग। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट की धज्जियां बिखेर दी कि जितनी सेल्स की उसको इनकम नहीं माना, जितनी परचेजेस की उसको एक्सपेंस नहीं माना, सिंपली जो पैसा आया और जो पैसा गया, सिंपल। इसको हम कहते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनकम और एक्सपेंस की डेफिनेशन अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे होती है,
और इनफ्लो और आउटफ्लो या रिसीट और पेमेंट की डेफिनेशन कैश के बेसिस पे होती है। तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, सिंपल, सीधी बात, नो बकवास। जबकि दूसरा केस होता है इनडायरेक्ट मेथड। आएगा आएगा, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया। इंटरेस्ट आएगा इसमें से, टैक्स भी माइनस होगा। तो जितने भी इनफ्लोज हैं आप उसको डायरेक्टली शो करोगे। अच्छा, इनडायरेक्ट में इस कहानी को घुमाया जाएगा। इस साल सेल्स हुई हैं 6 करोड़ रुपए की, तो मैंने इनडायरेक्ट मेथड में क्या कहते हैं, 6 करोड़ रुपए रख दिए। 6 करोड़ रुपए की क्या है, क्रेडिट सेल्स है। हैव यू रिसीव्ड 6 करोड़ रुपए? नहीं नहीं, तो अक्रूवल बेसिस पे। फिर मैंने देखा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरा रिसीवेबल 70 लाख रुपए का था, राइट? ये 7 मिलियन का रिसीवेबल ओपनिंग रिसीवेबल है, मतलब सेल कौन से साल में हुई होगी, लास्ट ईयर। और पैसे किस साल में मिले होंगे, इस साल। मैंने 6 करोड़ रुपए की सेल में 70 लाख रुपए जोड़ दिए। तो 70 लाख इस साल थोड़ी बेचे, मतलब बेचे थोड़ी है, मैं तो पैसों की बात कर रहा हूं। तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्रेडिट सेल्स को जोड़ दिया। साल के आखिर में 95 लाख रुपए का रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। ये वो अमाउंट है जो बेचा तो इस साल है लेकिन पैसे नहीं मिले, वो माइनस कर दिया। IS 7 अक्रूवल कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं। IS 7 क्योंकि इसका नाम ही क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो मैंने जब आपसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मंगवाई तो आपने मुझे सेल्स दिखाई 6 करोड़ रुपए की, मैंने कहा ले आओ ले आओ ले आओ। मैंने उसको 6 करोड़ रुपए की सेल दिखाई, फिर उसमें प्लस कर दिया ओपनिंग रिसीवेबल और माइनस कर दिया क्लोजिंग रिसीवेबल। क्या बना, कैश कलेक्टेड। सेम ही आएगा, लेकिन काम वही कर रहा है। लेकिन इस केस में मैंने क्या कहा, मैं बात सीधी मुद्दे पे आ रहा हूं। और इनडायरेक्ट मतलब आऊंगा उसी बात पे लेकिन डायरेक्ट नहीं। अब कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से इसकी लॉजिक समझना, बाकी आसान। आपने उठा लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये उठा के रख दिया यहां पे कि इस साल आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। क्या यही अमाउंट ऑफ कैश है जो आपको मिला होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो प्रॉफिट कैश क्यों नहीं है? अगर इस साल मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ 85 लाख रुपए है, 18.5 मिलियन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मुझे 18.5 मिलियन का कैश नहीं मिला होगा? आप कहते नहीं कैश थोड़ी मिला होगा। क्यों? नंबर वन कि ये जो प्रॉफिट लॉस बनाया गया है ये एक्रूअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया। यानी इस 18.5 मिलियन में उस सेल्स को भी इनकम दिखाया गया है जो पैसे मिले नहीं, और उन परचेजेस को भी एक्सपेंस दिखाया गया है जिनकी पेमेंट अभी तक हुई नहीं, और उन एक्सपेंसेस को भी पेमेंट दिखाया गया है जो अकर तो हुए हैं लेकिन पे नहीं हुए, और उन प्री पेमेंट्स को एक्सपेंस नहीं दिखाया गया जो दे तो दिए हैं लेकिन खर्चा नहीं माना। तो पहला वजह कि कैश कैश है और अकाउंटिंग अक्रूवल है। और ये जो 18.5 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने मुझे दिया है, ये कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिया है? ये अक्रूवल के हिसाब से। यही वजह है कि ये कैश नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, नॉन कैश आइटम्स। आपने अगर आज से 5 साल पहले कोई प्लांट खरीदा था तो पेमेंट कब कर दी थी?
लेकिन क्या इस साल ने भी उस प्लांट का कोई खर्चा भरा होगा? हाँ, डेप्रिसिएशन, जबकि पेमेंट तो मैंने इस साल की ही नहीं। फिर भी आपने मेरे अमाउंट से कुछ हिस्सा निकाला कि इतना अमाउंट तूने पे किया, मैंने तो पे नहीं किया। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। हेंस सिंपल करके समझते हैं, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जितने भी नॉन कैश आइटम्स हो और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो, रिवर्स करना, प्लस नहीं बोल, रिवर्स करना। कौन कौन से? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश को तो आसानी से समझ लेते हैं कि अगर कोई डेप्रिसिएशन है, कोई अमोर्टाइजेशन है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, आपकी कोई प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम है, नुकसान कहां भेजा? यानी ये जो आपने पीवीटी मुझे 18.5 दिया है, इसमें से वो फेयर वैल्यू लॉस डिडक्टेड है। आप बोलेंगे बिल्कुल डिडक्टेड है। आपने ये पैसे किसको दिए? किसी को नहीं, पैसे थोड़ी देने थे। तो बुकिश लॉस था ना, कि 80 लाख वाली नेट बुक वैल्यू वाली मशीन 70 लाख रुपए पे आ गई, तो 10 लाख मैंने यहां से माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए? पैसे थोड़ी दिए। बोले वो हमारा अपना मसला है, वो हम IAS 16 के हिसाब से करते हैं। आप एक काम करो, वापस जोड़ दो। तो मैं कह रहा हूं रिवर्स करो, जो डिडक्टेड है उसको प्लस कर दो और जो एडेड है उसको माइनस कर दो। तो अगर कोई इनकम अर्न हो गई है, मिली नहीं है, दिखा दी होगी नहीं दिखाई होगी? दिखाई होगी। पैसे तो मिले नहीं, अब देखो हमारा अपना है, आप एक काम करो माइनस कर दो। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, कि अगर एक फर्नीचर है जिसकी कैरिंग वैल्यू 35 लाख है, मैंने 38 लाख रुपए में बेचा, 3.5 मिलियन का था, मैंने 3.8 में बेच दिया, आपने यहां पे क्या दिखाया? सिर्फ 3 लाख रुपए का। पैसे तो पूरे 38 मिले, पैसे तो पूरे 38 मिले हैं, तो इस साल को पैसे मिले हैं 3.8, आपने सिर्फ 3 दिखाए हैं। अब दो बातें आ गई। पहला, 3 लाख रुपए नॉन कैश है। दूसरा, नॉन करंट एसेट को बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो मैंने सीधा जुमला कहा कि जो भी नॉन कैश चीजें इसमें मौजूद हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग चीजें इसमें मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे दिया, आपने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हुए थे, वहां से आपको 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, मिला भी है और इसी साल का भी है। तो क्या आपने वो 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसमें दिखाया होगा? हाँ, अदर इनकम, रेवेन्यू में नहीं दिखाया होगा लेकिन अदर इनकम में दिखाया होगा। लेकिन कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं, तो मैं इसको यहां से फिर भी माइनस करूंगा। यू कैन आर्ग्यू कि सर ये नॉन कैश थोड़ी है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग तो है ना, तो यहां से माइनस करके इन्वेस्टिंग में वापस लाऊंगा इसको। नंबर 3, पहला अक्रूवल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट। नंबर 2, नॉन कैश आइटम्स। नंबर 3, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपने वो खर्चे भी दिखा दिए हैं जो हुए भी नहीं, पेमेंट तो दूर की बात है। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, बस मुझे डर लग रहा है कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, मैंने 5% अलाउंस बना के माइनस कर दिया। प्रोविजंस, अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अभी तो सिर्फ मेरे ऊपर केस हुआ है, जज का फैसला आया ही नहीं, जुर्माना तो अदा करने का अभी तस्वर भी नहीं है, लेकिन IAS 37 का प्रोविजन बना, तो मैंने प्रोविजन भी बनाया, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया, ये कम हो गया, लेकिन पैसे दिए हैं क्या? नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से आपने बहुत सारे अलाउंसेस एंड प्रोविजंस इस साल एक्सपेंस आउट किए हैं, जो ना अभी पे हुए हैं और ना ही नियर फ्यूचर में पे होने वाले हैं।
सो देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से प्रॉफिट और कैश आर बोथ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट में जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग और प्रूडेंट चीजें हैं उनको आप रिवर्स कर दें। जब आप रिवर्स कर देंगे तो पहुंच जाएंगे वापस कैश फ्लो पे। आंसर यही वाला आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट है एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट से मेरा मकसद है प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना। मैं ये नहीं बोल रहा सेल इतनी हुई है, पहले इतने थे अब इतने हैं। इसमें सीधा बोल रहा हूं कि कस्टमर से इतने पैसे मिले, जबकि इसमें सेल दिखा रहा हूं। इसमें परचेसेस नहीं दिखा रहा, डायरेक्टली पेमेंट टू सप्लायर्स दिखा रहा हूं, जबकि इसमें परचेसेस दिखा रहा हूं। So I'll be converting purchases into payments using indirect method. बाकी इनमें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से बनी हुई है, इनडायरेक्ट से आपको पता भी नहीं चल सकता क्योंकि सेम है ना। सर क्वेश्चन की तरफ चले, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन करके देखते हैं तो कुछ चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। द स्टेटमेंट्स of financial position for AGD company, which is a limited liability company, as of 31st May 2010 is provided below, together with the comparative figures for the previous year. जैसा कि पहले भी हमने बात की हुई है कि IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि जब जिस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाएगी, लाजिम है कि उसके बराबर में लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रीप्रिंट किया जाएगा। जब 2025 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई जाएगी तो लाजिम है कि उसके साथ 2024 की स्टेटमेंट्स को भी रीप्रिंट किया जाएगा। लेकिन ये रीप्रिंटेड स्टेटमेंट एज इट इज डिक्टो कॉपी हो लास्ट ईयर वाली स्टेटमेंट्स की, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इस साल आपने कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया है तो उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा। लेकिन अगर इस साल आपने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की तो जो 2024 की प्रिंटेड स्टेटमेंट्स हैं वो लास्ट ईयर की कॉपी पेस्ट होंगी। सेस नॉन करंट एसेट्स 2009 में कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स कितनी कैरिंग वैल्यू के थे? 470 के। अभी कितने हैं? पॉसिबल रीजंस, या तो आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन की है या फिर आपने न्यू नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं। इसके लिए हम इसका पूरा टी अकाउंट बनाएंगे और मिसिंग फिगर फाइंड करेंगे। इन्वेंट्री 72 की थी, अभी 106 की है। इसकी लॉजिक थोड़ी समझिएगा। 72 एंड 106 में से इस साल आपने एक्सपेंस किसको माना होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री को, 72 को। खर्चा इस साल माना है, पेमेंट कब की होगी? लास्ट ईयर। तो हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट को बोलेंगे बेटा थोड़ा जगह देना, साइड होना, ये 72 को हटाओ यहां से, और 106 को क्या इस साल खर्चा माना? नहीं, उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री मान के कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दिया, जबकि इसकी पेमेंट कब की होगी? इस साल। पेमेंट इस साल की है तो खर्चा भी अभी दिखाओ, ये IAS 7 का मानना है। और अगर पेमेंट लास्ट ईयर की थी तो खर्चा लास्ट ईयर दिखाओ, बेचा किस साल है ये बातें मुझे मत बताओ। इसी तरीके से रिसीवेबल 47 का रिसीवेबल था, सेल कब दिखाई होगी? लास्ट ईयर, पिछले साल। और पैसे कब मिले होंगे? तो हम इस साल इनफ्लो दिखाएंगे, जबकि अकाउंटिंग ने इसको इनकम कब दिखाया होगा? पिछले साल। और 85 को अकाउंटिंग इनकम कौन से साल में दिखाएगा? इस साल, जबकि हम इस 85 को नहीं मानेंगे। बोले जब मिले ना तब बात करना, फिलहाल तो निकल यहां से। साल शुरू हुआ था 22,000 के बैलेंस से, खत्म हुआ है तो हमारा जवाब आएगा 20,000 का आउटफ्लो, 20,000 का आउटफ्लो है। उसके अलावा शेयर्स की तरफ देखते हैं।
हमारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में अमाउंट था 469 का, जो कि बढ़ के 625 पे हो गया है। कैसे? न्यू शेयर इश्यू किए होंगे। अच्छा, ये तो बोनस से भी बढ़ जाता है। इक्विटी शेयर्स का क्या है, बोनस शेयर करते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो उससे भी बढ़ जाता है। जबकि कैश फ्लो तो सिर्फ उन शेयर्स को गिनेगा जहां से पैसा आएगा। बोनस वाले शेयर का कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा शेयर प्रीमियम है जो कि 16 से 32 हो गया है। नाउ दिस इज गिविंग अस अ प्रूफ कि बोनस इश्यू नहीं हुआ है, क्योंकि बोनस इश्यू होता तो प्रीमियम में भी खत्म हो जाता, यहां पे प्रीमियम बढ़ा है। उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स है, 40 की थी अभी 98 की है। लोन नोट्स 10% लोन नोट्स 20 के थे, अब कितने के हैं, कहां गए? कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। देखो, एसेट्स की साइड पे जो कुछ आएगा वो इन्वेस्टिंग है, इक्विटी और लायबिलिटी में जो कुछ दिखेगा वो फाइनेंसिंग में आएगा। ट्रेड पेएबल्स 47 के आउटस्टैंडिंग थे। परचेजेस कब की गई थी, तो खर्चा कब दिखाया गया होगा, पिछले साल। पेमेंट किस साल की गई है, हम अभी मानेंगे। और 38 की परचेजेस पेएबल्स, परचेजेस भी इस साल की गई हैं, खर्चा भी इस साल दिखाया गया है, लेकिन पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगी। तो हम कब मानेंगे इसको, अब नेक्स्ट ईयर। ये कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। और टैक्स पेएबल पहले 19 का था, अब 25 का है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट वॉज पेड, इस साल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 2000 का। एंड देवर नो अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स। ये कॉन्सेप्ट याद है, अंडर या ओवर प्रोविजन का, कि हमारा फिस्कल ईयर और अकाउंटिंग ईयर इन चेंज होता है तो हम टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, और बाद में जब हमें हतमी फिगर मिलती है कि आपका टैक्स इतना है, तो उसकी वजह से अंडर या ओवर प्रोविजन आता है। ये कहता है कोई अंडर या ओवर प्रोविजन नहीं था। डिविडेंड्स of $31,000 were paid. Depreciation was 94,000, and non-current assets with a carrying value of $25,000 were sold at a profit of, यानी कितने में, 31,000 में बेचे हैं। ऑब्वियस है ना, 25 वाली चीज को 31 में बेचेंगे जब भी तो 6,000 का प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट द प्रॉफिट before tax of AGT company for the year ended 31st May 2010। प्रॉफिट लॉस तो गिवन नहीं है, मुझे प्रॉफिट का कैसे पता चल सकता है? एसओएफपी में प्रॉफिट कहां गिरता है, रिटेन अर्निंग। सो दिस कैश फ्लो इज मोर लाइक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स का। टी शेप में बनाओ या वैसे बनाओ, योर चॉइस। पहला हम रख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स विच वॉज 40। रिटेन अर्निंग्स को कौन सी चीज बढ़ाती है और कौन सी चीज गिराती है? प्रॉफिट बढ़ाता है और डिविडेंड या लॉस डिक्रीज करता है। इसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं आता ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। क्या आता है? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मुझे नहीं पता। माइनस डिविडेंड्स पेड, नोट में बताया हुआ था। इस साल कितने के डिविडेंड दिए गए? 31। And we have got the CD balance of 98. Find the missing figure.
70, जो उस पार एक प्लस है इधर माइनस कर दो, जो माइनस उसको प्लस कर दो। 89, 89, 89,000. But this is what? This is profit after tax, net profit. रिक्वायरमेंट में क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने कैलकुलेट किया 80, इसमें से टैक्स पहले से ही डिडक्टेड है तो हम एड बैक कर देंगे। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस साल का टैक्स कितना है। कितना है टैक्स? 25। टैक्स कितना है? 19 के 25? 25, क्योंकि 19 को खर्चा माना गया होगा लास्ट ईयर और लायबिलिटी भी माना गया, वो इस साल पे हो गया होगा, और अंडर या ओवर प्रोविजन तो है ही नहीं, तो इस साल का टैक्स एक्सपेंस भी 25 और टैक्स पेएबल भी 25। तो टैक्स एक्सपेंस को मैं वापस एड बैक कर देता हूं। कितना आ गया? 1,114। दिस इज व्हाट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ, आप प्रॉपर्टी अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस, फिर करंट टैक्स, अंडर या ओवर प्रोविजन डेबिट या क्रेडिट पे आता, और बैलेंसिंग फिगर निकालते टैक्स पेड, उसका टी अकाउंट बनता है। आपके पास लास्ट ईयर का टैक्स पेएबल है 19,000, ये इस साल का होगा कि लास्ट ईयर का होगा? क्योंकि जब भी तो लास्ट ईयर की लायबिलिटी में दिख रहा है। यस, नेक्स्ट ईयर का टैक्स क्या मैं 2026 का टैक्स 2025 की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा? नहीं, 2025 का जो टैक्स पेएबल होगा 2025 में दिखेगा, 26 का 26 में दिखेगा। तो 19 लास्ट ईयर का टैक्स पेएबल था, जो एक्सपेंस लास्ट ईयर माना गया होगा पे इस साल किया गया होगा, और 25 इस साल का टैक्स एक्सपेंस है, जो इस साल एक्सपेंस दिखाया गया है और इसी साल पेएबल दिखाया गया है, लेकिन ये पे नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। ऐसे देख लेते हैं। टैक्स पेएबल ओपनिंग कितना था? 19। पेएबल और क्लोजिंग कितना है? फिर इसने कहा कि देयर इज नो अंडर या ओवर प्रोविजन, यानी जितना आपने टैक्स पेएबल दिखाया था उतना ही पे किया है। अंडर या ओवर प्रोविजन नहीं है का क्या मकसद है कि जितना सोचा था उतना ही हुआ, तो ये हमने पे कर दिया। सम कितना बना? मिसिंग फिगर कितनी है? So 25,000 is a tax amount that has been charged to profit or loss and credited to tax payable. सही?
तो 19,000 लास्ट ईयर का टैक्स था, इस साल का नहीं। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस कब की बनानी है? ईयर एंड। मैं इसमें पहला हम रखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंस हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कहानी को शुरू किया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमने कैलकुलेट किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 114। इसमें एड बैक करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, बिकॉज इंटरेस्ट एक होता है अक्रूड और एक होता है पेड, एक होता है इफेक्टिव और एक होता है कूपन। इफेक्टिव वो होता है जो चार्ज किया जाता है और कूपन वो होता है जो पे किया जाता है। नोट 2 में बताया था इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है? 2000 है, तो 2000 का इंटरेस्ट एड बैक कर दिया। एक 16 है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही। अब इसमें से आप रिवर्स करें तमाम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला हम रख रहे हैं एड बैक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नोट में बताया गया था इस साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज है? 94। प्लस करनी है कि लेस? क्योंकि माइनस होने के बाद ही तो 1,14,000 आया है, तो 94,000 प्लस कर। कोई अमोर्टाइजेशन है, कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, कोई अलाउंसेस हैं, कोई प्रोविजंस हैं। करेक्ट। देयर इज अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। कितना? 6,000। प्लस करोगे माइनस? क्यों? एडिट तो है ऑलरेडी। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया गया है उसमें गेन ऑन डिस्पोजल तो एडिट होगा ना, तो लेस कर देंगे। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई 6,000 है। सिंपल। रिमेंबर, अगर कोई अमोर्टाइजेशन होती, कोई फेयर वैल्यू लॉस होता, कोई अलाउंसेस होते, कोई प्रोविजन होते, वो सब यहां से रिवर्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, वो भी यहां से माइनस करते इन्वेस्टिंग में वापस लाते हैं। ठीक, आगे की बात समझेंगे हम। ये 114,000 को आप क्या कर रहे हो? तो आप ये कह रहे हैं कि इनमें से जो जो नॉन कैश चीजें हैं ना उनको रिवर्स कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यार इसकी तो शुरुआत ही गलत थी। आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शुरू कहां से की थी? सेल्स रेवेन्यू से। क्या सेल्स कैश होती हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेल्स को कैश पे तो नहीं दिखाते, और इस केस में तो बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि रिसीवेबल्स है।
रिसीवेबल्स हैं तो इसका सीधा सीधा इशारा यह है कि कैश में सेल्स नहीं है। तो मैं कहूंगा कितना दुरुस्त करोगे, इसकी तो शुरुआत ही गंदी थी। तो हम अब क्या करेंगे, इसके बाद रखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल्स लास्ट ईयर के मुकाबले में इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं? इंक्रीज। इसका क्या मतलब है कि इस साल सेल्स ज्यादा होंगी कि कैश कलेक्शंस? देखो, अगर मेरा रिसीवेबल था पहले 5 लाख का और सेल्स की है 60 लाख की, तो टोटल रिसीवेबल कितना बना? 65 लाख का। और अगर क्लोजिंग रिसीवेबल्स 8 लाख रुपए के हैं तो मुझे पैसे कितने मिले होंगे? 57। तो कैश मिला है 57, सेल दिखाई है 60, दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 लाख। आप एक काम करें, 60 लाख रुपए को माइनस करें, 57 को प्लस कर दें, या फिर 3 लाख रुपए माइनस कर दें। बात को समझना वापस। आप इस 114 में पहुंचे कैसे हो? तो शुरुआत आपने की थी सेल्स से। सेल्स आपने कितनी दिखाई होगी? मेरी एग्जांपल में 60 लाख। जबकि अगर आपका ओपनिंग रिसीवेबल 5 लाख का था और सेल्स हुई है 60 लाख, तो टोटल रिसीवेबल कितना होगा? 65 लाख। और साल के आखिर में अभी भी 8 लाख रुपए का रिसीवेबल है, तो हम 65 में से 8 माइनस कर देंगे, ये आ गया 57। यानी आपको कैश कितना मिला है? 57। जबकि आपने तो उसमें पूरे 60 दिखाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, 60 को माइनस करके 57 को ऐड कर दो, या ऑप्शन नंबर 2, इसमें से सिर्फ 3 लाख माइनस कर दो। हम इस प्रिंसिपल पे चलेंगे। रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? इस सवाल में इंक्रीज हुए हैं, तो मैंने रख दिया इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के इंक्रीज होने का मकसद सेल ज्यादा कि कैश ज्यादा? सेल ज्यादा, कैश कम। कितना डिफरेंस है दोनों में? 38,000 का डिफरेंस है। तो 38,000 हमने यहां से कर दिया माइनस। आपकी सेल्स जितनी भी थी उसमें से 38,000 कम कलेक्शन है। अब ये आपकी कलेक्शन है। सेल तो आप ऊपर दिखा चुके हो, जितनी भी हो 1 करोड़ रुपए की, उसमें से 38,000 माइनस करो, क्योंकि आपका रिसीवेबल पहले 47 का था, अब 85 का है। रिसीवेबल का इंक्रीज होने का मकसद सेल ज्यादा कलेक्शन कम, और रिसीवेबल के डिक्रीज होने का मतलब सेल्स कम कलेक्शन ज्यादा। तो अगर कलेक्शन ज्यादा होगी तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा, अगर कलेक्शन कम होगी तो मैं माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री पे एक नजर दौड़ाएंगे। साल की शुरुआत में इन्वेंट्री कितनी थी? नहीं, शुरुआत में 72, और क्लोजिंग कितनी है? 106। 72 को आपने एक्सपेंस माना है और 106 को एसेट। आपने वो इन्वेंट्री जो लास्ट ईयर खरीदी गई थी उसको एक्सपेंस माना है, और वो इन्वेंट्री जो इस साल खरीदी गई थी उसको एक्सपेंस नहीं माना। और आप फॉलो कर रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट कि इन्वेंट्री जिस साल में बिकेगी उसी साल में एक्सपेंस मानी जाएगी। मैं कहूंगा बेटा थोड़ा साइड करो, पैसे कौन से साल ने दिए? बोला 72 लास्ट ने दिए थे, 106 इसने दिए। मैं कहूंगा 72 को हटाओ, 106 को माइनस करो। ध्यान से, सीओजीएस कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? आपने उसको सीओजीएस में क्या किया? प्लस के माइनस? प्लस। यानी आपने 72 को इस साल खर्चा मान लिया। मैं कहूं हटाओ इसको क्यों खर्चा मान रहे हो? पेमेंट तो पिछले साल ने की थी। और 106 जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको आपने क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस कर दिया।
कि इसको भी खर्चा नहीं मानेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर खर्चा मानेंगे 2011 में। क्यों भाई? क्योंकि बिकेगी नेक्स्ट ईयर। मैं कहा बिकेगा कब, उसको छोड़ो, पैसे कौन दे रहा है वो बात करो। तो 72 को एड बैक करवा के 106 को माइनस कर दो, या फिर 106 एंड 72 में डिफरेंस कितना? 34 माइनस करो। इंक्रीज और अगर ज्यादा लॉजिक समझने के मूड में नहीं हो तो शॉर्टकट है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाना मतलब पैसे फंस जाना, रिसीवेबल इंक्रीज हो जाना मतलब पैसे फंस जाना। तो पैसे फंस गए तो आउटफ्लो कर दो, रिसीवेबल डिक्रीज हो जाने का मकसद पैसे रिलीज हो गए, इन्वेंट्री कम हो जाने का मकसद पैसे रिलीज हो गए, उसको प्लस कर दो। पेएबल बढ़ जाने का मतलब किसी और के पैसे फंसा दिए तो मेरे लिए इनफ्लो है, पेएबल का इंक्रीज होना मेरे लिए इनफ्लो है, और पेएबल का डिक्रीज होना आउटफ्लो है। लॉजिक यह है कि परचेजेस बढ़ी के पेमेंट, पेएबल्स की तरफ देखें, ओपनिंग पेएबल्स कितने थे? 47, क्लोजिंग कितने हैं? 38। इस साल परचेजेस ज्यादा है कि पेमेंट्स? पेमेंट्स, क्योंकि पेएबल डिक्रीज हुआ है, जबकि आपने एक्सपेंस परचेजेस को दिखाया होगा कि पेमेंट्स को, परचेजेस को, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट पेमेंट को थोड़ी मानता है। हम देखेंगे कि अगर पेएबल डिक्रीज हो रहा है तो यानी पेमेंट ज्यादा है। कितना डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ 9,000 माइनस कर। एग्जाम्पल ले लेते दौलत, आपके पास ओपनिंग पेएबल्स कितने थे? 47। मान लेते हैं कि आपने 253,000 की मजीद परचेसेस कर दी। ऑलरेडी पेएबल कितना था? 47, और 257,000 की मजीद परचेसेस कर दी। अब आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? कितनी? 3 लाख पूरे हो गए ना? नहीं, 47 है ना, और परचेसेस करें 253 की, 253 प्लस 47, 3 पूरे हो गए। तो आपके ऊपर पेएबल 3 लाख का होना चाहिए था, और है कितना? 38। तो 3 लाख में से 38 माइनस करें, 262। 262 की पेमेंट्स है, परचेसेस कितनी थी? 253 की। 262 एंड 253 में डिफरेंस कितना है? और पेमेंट ज्यादा है, परचेसेस 253 है, पेमेंट 262 है, तो पेमेंट ज्यादा है, मैंने ज्यादा अमाउंट, परचेसेस तो एक्सपेंस हो चुकी है ना सीओजीएस में, मैंने 9,000 और एक्सपेंस कर दिए। नहीं, वापस देखो, हाँ देखो ना एक बात, ये मेरा अकाउंट्स पेएबल है, ओपनिंग अकाउंट पेएबल कितना था? 47,000 का। मैंने मिसाल दी है कि आपने परचेसेस इस साल की हैं 253 की, तो आपने सीओजीएस में कितना खर्चा दिखाया होगा? 3 दिखाया होगा कि 253? 253 जितनी परचेसेस है, तो टोटल पेएबल कितना हो गया? और साल के आखिर में अभी भी पेएबल कितना है? 30। तो मिसिंग फिगर कितनी है?
2, what is this 262? पेमेंट। अब इन 4 फिगर्स में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सी फिगर रखी होगी? जितने की परचेसेस हुई हैं। मैं कहता हूं लेकिन पेमेंट तो ज्यादा की हुई है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 9,000 का। मुझे पेमेंट्स दिखानी है ना, अक्रूवल बेसिस तो नहीं दिखाना, तो मैंने 9,000 और आउटफ्लो कर दी। जबकि दूसरा तरीका, पेएबल का डिक्रीज होना मतलब पैसों का आउटफ्लो। परचेसेस कम है, पेमेंट ज्यादा की है आपने, तो मैंने 9,000 दिखा दिया। अब यहां से सम करना शुरू करें। इसको कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आंसर बताए कितना है? 123। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। शायद नोट नंबर 2 में बताया था इंटरेस्ट कितना पे किया गया, 2,000 का, लेकिन वो मैंने एड बैक किया था। ये था इंटरेस्ट चार्ज और ये इंटरेस्ट पेड, तो माइनस कर दिया 2,000। और टैक्स पेड कितना है? 19,000। कौन सा वाला पार्ट? इंटरेस्ट दो होते हैं, एक होता है अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट चार्ज्ड। प्रॉफिट लॉस में कौन सा जाता है? जो इंटरेस्ट इस साल का होता है या जो साल पे होता है? जो इस साल का होता है। तो जो भी इस साल का इंटरेस्ट होगा वो एड बैक कर देंगे, और यहां से आके माइनस करेंगे वो इंटरेस्ट जो इस साल पे हुआ है। यानी एक है इफेक्टिव इंटरेस्ट, एक है कूपन इंटरेस्ट। इस केस में दोनों सेम है, चार्ज भी 2,000 का हुआ है, पे भी 2,000 का हुआ है, तो वही दो ऊपर ऐड किया, वही दो नीचे माइनस कर दिया। सही। लेकिन अगर कहता कि इंटरेस्ट इस साल चार्ज हुआ था 6,000 और पे हुआ है 2,000, तो मैं ऊपर एडबैक कितना करता? 6,000, 6,000, और यहां से माइनस कितना करता? 2,000। मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट को कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं। हाँ, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी सही। इस सवाल में इंटरेस्ट चार्ज और पेड में फर्क नहीं है, इसलिए दो ही प्लस हुआ, दो ही माइनस हुआ, लेकिन फॉर्मेट फिर भी फॉलो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सेम ही तो है तो छोड़ दें। नोट में लिखा हुआ था, इस केस में सेम है। डू वी हैव अक्रूड इंटरेस्ट इन लायबिलिटीज? नहीं, एक अक्रूड इंटरेस्ट है लायबिलिटीज में, इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, टैक्स है। हाँ, इंटरेस्ट क्या है? देखो, अगर बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट होगा ना, अक्रूड इंटरेस्ट का या इंटरेस्ट पेएबल का, सो दैट मींस कि इंटरेस्ट चार्ज अलग है और पेड अलग है। लेकिन इस क्वेश्चन में अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट ही नहीं है, हेंस वही इंटरेस्ट चार्ज हुआ है जो पे हुआ है, भले पिछले साल का इस साल पे हुआ। जिस तरह टैक्स है, चार्ज कितना हुआ था, तो मैंने इसमें एडबैक कितना किया था, यानी while we reached at 114,000, तो मैंने एडबैक कितना किया था? 25, और यहां से माइनस कितना कर रहा हूं। तो कैश फ्लो ये नहीं देखेगा कि किस साल का है, वो सिर्फ देखेगा पे किस साल ने किया, वो बताओ। क्योंकि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहे हैं IAS 7 में। सही है। तो इस सवाल में क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज्ड और इंटरेस्ट पेड दोनों बराबर हैं, इस वजह से 2,000 ही प्लस हुआ, 2,000 ही माइनस हुआ।
लेकिन दिस कुड हैव बीन डिफरेंट। तो एड बैक कौन सा होगा? अकर वाला, चार्ज होने वाला, और माइनस कौन सा होगा? पे होने वाला। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता कि ये 2012 महीने का इंटरेस्ट है, लेकिन आखिरी 3 महीने का इंटरेस्ट अभी अक्रूड है, तो अगर 2000 पूरे 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा? 500। और अगर कहता कि अभी 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो मैं यहां से सिर्फ 1500 माइनस करता। 500 जो नहीं पे हुआ वो कैश फ्लो में नहीं दिखेगा। फेयर? और टैक्स, ये लास्ट ईयर का टैक्स है। मुझे नहीं सरोकार के साल कौन से का है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि पे कौन से साल ने किया। इस साल ने किया, बोला भाई यही से माइनस करो। हालांकि इस साल का टैक्स 25 है, वो लिखा वो जो पे करेगा उसको दिखाना, मुझे मत बताना। अब ये आ गया कैश। अगर जवाब पॉजिटिव में आए तो आप लिखेंगे जनरेटेड फ्रॉम, और अगर आंसर नेगेटिव में आए तो आप लिखेंगे यूज्ड इन। अभी इसका आंसर पॉजिटिव है, कितना? 1,01,000 होगा ना, ये 21 हो गया ना, 1,02,000 सॉरी, 1,02,000। पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो इसको हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा ध्यान, यस गलत। बैंक का जो डिफरेंस है वो हमारा आंसर होगा आखिर में। हम यही तो प्रूव करना चाह रहे हैं कि इस साल में कितना पैसा डेबिट हुआ या कितना पैसा क्रेडिट हुआ। इस सवाल में देखें, आपके पास साल के बिगिनिंग में बैंक बैलेंस कितना था? 22, और अभी कितना है? सिर्फ 2। तो 22 से 2 पे आ गए, कितना शॉर्ट हो गया? 20। हम इस 20 को तलाश कर रहे हैं कि कहां गए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने कहा कि मैंने तो उल्टा आपको 1,02,000 दिए हैं, तो इसकी तलाशी ली, तो इसने पैसे लिए तो नहीं, उल्टा दिए थे। अब किस किस से पूछना है? अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से पूछना है। तो यहां से तो खुशखबरी है कि 1,02,000 का पैसा आया है, और बैंक की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, सॉरी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सरप्लस होना जरूरी है। तो ये बिजनेस को जब इंटरप्रेट किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ऑपरेशंस के हिसाब से तो बिजनेस बहुत जबरदस्त है। अब अगर ये पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया है कहीं, तो बुराई है क्या? नहीं ना, मतलब लॉन्ग टर्म में और अच्छा बिजनेस होगा। अगर इसने अपने कर्जे उतार दिए फिर भी अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे दिया फिर भी अच्छी बात है, यस, क्योंकि रीपे हो रहे हैं ना। अच्छा, तो यहां से हमारा आंसर 1,02,000 है। एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा, जब यहां मैंने ब्रेक मारा था तो क्या लिखा? कैश जनरेटेड फ्रॉम, और यहां क्या लिखा है? कैश जनरेटेड फ्रॉम, बी केयरफुल, एमसीक्यू है ना। वो आपसे मांगे कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और आप ये बता दो, गलत हो जाएगा। ऑपरेशंस वाले टाइम तक टैक्स और इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है। अब अगर मैं इस 2,000 को छोड़ देता, वैसे भी नीचे आके माइनस को करना है, लेकिन ये फिगर मेरी गलत आ जाती है। बी केयरफुल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अलग है। तो ऑपरेशंस पहले आएगा, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। एमसीक्यू में क्या मांगा है इस बात को ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट से पता चलेगा। इसके लिए आप नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट बना दे तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। नॉन करंट एसेट में इस सवाल में वी हैव गॉट जस्ट वन थिंग, दैट इज व्हाट? पीपीई। यही है ना,
कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। पीपीई का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 470। व्हाट डू यू ऑलरेडी नो कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या डेबिट और क्या क्या क्रेडिट हुआ है इस साल? डिस्पोजल हुआ है, क्रेडिट पे करूं? जब कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज किया जाता है तो पीपीई से क्या क्रेडिट होता है? ओरिजिनल कॉस्ट, कैरिंग वैल्यू के सेल प्रोसीड्स? कैरिंग वैल्यू। ये अकाउंट नेटबुक वैल्यू पे बना हुआ है, ध्यान से देखें। अगर कॉस्ट का अकाउंट अलग गिवन होता और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग गिवन होता तो यू वर राइट कि यहां से कॉस्ट निकालते, वहां से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डायरेक्टली नेटबुक वैल्यू पे बनी हुई है तो यहां से हम उसकी नेटबुक वैल्यू निकालेंगे। एसेट था कितने का? 25 का, और बेचा गया है 31 में, तो यहां से माइनस क्या करूं? 30 बन के 25 नेटबुक वैल्यू। उसके अलावा व्हाट डू यू नो, कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है ना? इस साल हमने डेप्रिशिएट किया है कितने से? 94। फिर भी साल के आखिर में हमारे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं? 625। डेप्रिशिएट भी किया, बेचा भी, फिर भी बढ़ गए। क्रेडिट साइड कितनी है? 746, 44। तो ये साइड भी 744 हो गया, होना चाहिए। डिफरेंस कितना है? डेबिट हो गया। वजह या तो न्यू एक्विजिशंस हुई हैं या तो रिवैल्यूएशंस हुई हैं। कहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो इसको रखेंगे हम एज न्यू एक्विजिशंस। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम रखेंगे न्यू एक्विजिशंस ऑफ पीपीई। कितने की हुई है? 274 की। पैसा आएगा जाएगा? जाएगा, क्योंकि न्यू प्लांट्स मशीन्स आ रही हैं, तो 274 से पैसा जाएगा। उसके अलावा कोई एसेट बेचा भी है? कितने में बेचा है? तो इनफ्लो ऑफ कैश 31। क्या नॉन करंट एसेट में इसके अलावा कोई चीज नजर आ रही है? नहीं। कितना अमाउंट बनाएंगे? 1। इनफ्लो आउटफ्लो, तो ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट रह गया फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर्स को देखें, बड़े हैं। यस, वो आखिर में। अच्छा, नहीं नहीं, सिर्फ ये बताओ। $243।
ओके, फाइनेंसिंग। शेयर्स का क्या सीन हुआ है? शेयर कैपिटल भी बढ़ा है और शेयर प्रीमियम भी बढ़ा है, राइट? तो इन दोनों को प्लस करके हम रख देंगे न्यू शेयर्स इशूड। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल कितना है? 625 माइनस 469 156 प्लस प्रीमियम कितने से बढ़ा है? 16 से। दोनों को प्लस कर दें। $172। उसके अलावा लोन नोट्स का क्या सीन है? रिडेम्पशन ऑफ लोन नोट्स थे कितने? 20। बाकी कितने रह गए? तो सारे के सारे पे हो गए। उसके अलावा हमने डिविडेंड्स पे किए हैं, $31,000, वो भी माइनस कर दिए। सही है। इन तीनों का सम करें। $121 इनफ्लो। सो यह क्या वापस कैश इनफ्लो है ना? जनरेटेड फ्रॉम तीनों को प्लस माइनस करें। यस, प्लस माइनस प्लस। इसको हम कहेंगे नेट कैश फ्लो। 20,000 का आउटफ्लो है। फिर हम रखेंगे ब्रॉट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का मकसद या तो कैश हो या बैंक बैलेंस हो, और इक्विवेलेंट का मकसद वो इंस्ट्रूमेंट्स या बिल्स जो अप टू 90 डेज कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं विदाउट एनी अनड्यू रिस्क। कोई भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिनको मैक्सिमम बाय 90 डेज कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है विदाउट एनी रिस्क। तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू पे नहीं होंगी। दिस शुड बी अ मॉनेटरी आइटम। इस केस में बहुत सवाल सिंपल सा है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना था साल की शुरुआत में? 22, जिसमें से 20 तो चले गए, बाकी कितने रह गए? और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2000, हेंस बैलेंस्ड। इससे पता चलेगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। लेकिन ये तो तब होता जब हम पूरा कैश फ्लो बनाते हैं। हमें इसमें से मिसिंग फिगर्स होंगी, वो सिर्फ फिल करनी है।